हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर करने चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, पार्टनरशिप के बारे में जानकारी ली थी। पार्टनरशिप का कुछ टॉपिक बचा हुआ था, उस टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे और फिर अपना नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक को स्टार्ट करें तो उससे पहले कुछ बच्चों का डाउट्स आया था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड लेके। तो पहला डाउट ये था कि सर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कोई कानून है? तो ये जान लीजिए बेटा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए ज्वाइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 मीन्स 1955 में आया है। और अगर 1955 एक्ट की हम बात करें तो बेसिकली जो था मेल ओरिएंटेड था, मीन्स हम कह सकते हैं पुरुष प्रधान था। कि होता क्या था कि इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि मेल मेंबर्स के बारे में ही सब कुछ बोला गया था, फीमेल को क्या किया था, एक तरह से इग्नोर किया गया था। और तब तक इग्नोर किया गया था जब तक कि मेल मेंबर न रहें। मीन्स अगर इन केस हम बोलें कि मेल मेंबर्स की डेथ हो जाए या मीन्स फीमेल की हस्बैंड की डेथ हो जाए या घर में कोई मेल मेंबर न रहे, तो उसी केस में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मेंबरशिप होता था या बाकी हम कहें कि डिसीजन मेकिंग पावर वो फीमेल के पास ट्रांसफ़र होता था। लेकिन 2005 में इस ज्वाइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पे क्या किया गया, नारी शक्ति की भी बात की गई कि अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि मेल और फीमेल मेंबर जो थे वो दोनों अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में बराबर के हकदार हो चुके हैं। ठीक, तो ये आपका एक्ट से रिलेटेड बात हुआ। फिर मिनिमम मेंबर की बात आई थी, तो याद रखिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी आपका जो है कि मिनिमम 2 मेंबर्स की बात की गई है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, वहाँ पे कोई वो नहीं है कि मीन्स कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप से रिलेटेड डिसोल्यूशन मीन्स समापन की बात। तो समापन जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में दो चीज़ें होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये दूसरा बात कर रहा है साझेदारी फर्म का समापन। ध्यान दीजिए बेटा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। साझेदारी के समापन के केस में क्या होता है कि आपका फर्म चलता रहेगा, ठीक है, ये कह सकते हैं कि हम एक नैरो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोले कि अगर फर्म का समापन हो जाए तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, साझेदारी समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी के समापन का, एक कौन से केस में साझेदारी का समापन हो सकता है, हम बोलें कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर्स हमारे हैं उनके बीच में लाभ हानि अनुपात बदल जाए, या ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर कर जा रहा है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, कोई दिवालिया हो जा रहा है, कोई एक पार्टनर की बात कर रहे हैं, फिर डेथ अगर किसी की मृत्यु हो गई, ऑन कंप्लीटेशन ऑफ टर्म अगर हमारा जिस पीरियड के लिए किए थे वो पीरियड कंप्लीट हो जा रहा है किसी के साथ, अगर हमने कोई एक लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप किया था उस पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि हमारा क्या नाम से टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। ठीक, तो फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, अगर नए साझेदार का आगमन हो रहा है, तो इन सारी केसेस में क्या होगा कि आपके साझेदारी का समापन होगा, पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी, वो नहीं बंद होने वाली है। अब हम बात करें कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स फर्म का समापन कब होगा, तो बाई एग्रीमेंट्स मीन्स हम क्या करें कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब हम चल रहे हैं फर्म को बंद करने। वो फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन की कह सकते हैं कि 100% बंद ही करना पड़ जाएगा। एक कब हो जाएगा, इंसॉल्वेंट ऑल एक्सेप्ट वन मीन्स सभी पार्टनर क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए सिवाय एक पार्टनर के, ऐसे केस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर नो मेंबर इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज और डिक्रीज बिकमिंग एनिमी कंट्री, या पहली चीज जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे आप ध्यान दीजिए कि हमारे पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन की बात की गई है, मीन्स अगर 2 से कम हो जाए या मैक्सिमम हमारा 100 की बात किया गया है मीन्स 100 से अधिक हो जाए, कि हम कह सकते हैं कि जब हमारा मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स का वायलेशन हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। और फिर कोई ऐसा मेंबर है हमारा कह सकते हैं कि दूसरे देश का, और उस देश से क्या हो जाए कि हमारे देश का दुश्मनी हो जाए या युद्ध हो जाए, कुछ भी ऐसी परिस्थिति हो जाए, तो ऐसे केस में भी क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ जाएगा। फिर डिसोल्यूशन बाय कंटीजेंसी, अकस्मात की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डेथ मीन्स क्या हो जाए कि पार्टनर्स की डेथ हो जाए। अब डेथ के केस में भी ध्यान दीजिएगा कि इस ऐसा हो कि जहाँ पे हमारा मिनिमम या मैक्सिमम की जो बातें हैं मीन्स कह सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम का तो यहाँ आएगा ही नहीं, कि जो मिनिमम हमारा बात है वो कंप्लीट ना हो पाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर कंप्लीटेशन ऑफ पीरियड और ऑपरेशन
कि कहने का मतलब है कि अगर हम किसी एक फिक्स टाइम के लिए पार्टनरशिप किए थे, वो पार्टनरशिप क्या हो रहा है कि मैं सम एक ऑब्जेक्टिव लेकर चले थे कि 4 साल के लिए बिजनेस करेंगे, तो अगर वो 4 साल का पीरियड कंप्लीट हो गया तब हमारा पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। या हम बात करें कि कोई एक निश्चित टर्म्स एंड कंडीशन या कोई निश्चित ऑपरेशन के लिए, कहने का मतलब कि कोई निश्चित कार्य के लिए, जैसे हम कहें कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम पार्टनरशिप किए, तो बिल्डिंग जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब वो चाहे 4 साल में हो, चाहे 2 साल या 1 साल में ही हो जाए, उस पे क्या होगा कि मेरे पार्टनरशिप फर्म का समापन हो जाएगा। ठीक, फिर इंसॉल्वेंसी ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, ऐच्छिक रूप से रिटायरमेंट ले रहा है कि जब वो दिवालिया हो जाता है तो वहाँ पे भी क्या होगा कि हमारे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, फिर डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कि यहाँ पे कोई पार्टनर क्या कर रहा है कि नोटिस देकर क्या करता है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की बात करता है। तो अब ये याद रखिएगा, डिसोल्यूशन बाय नोटिस की जो बात है यहाँ पे ये तभी हो सकता है जब आपका पार्टनरशिप एट विल की बात हो, मीन्स इच्छा के अनुसार कि कभी जो पार्टनर चाहे वो क्या कर सकते हैं कि फर्म को बंद करने की बात कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करें डिसोल्यूशन बाय कोर्ट्स, मीन्स कोर्ट के आदेश के अनुसार न्यायालय के द्वारा भी क्या किया जा सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करने की बात आती है। तो अब ये कब आ गया, एनी पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है कि मीन्स दिवालिया हो जाता है और कोर्ट को लगता है कि हाँ उसके इंसॉल्वेंट हो जाने की वजह से फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो ऐसा कर सकती है। फिर इनकैपेबल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, कि जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं वो अगर अपने जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उनके दायित्व हैं, उसको निर्वहन करने में असक्षम हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूअस लॉस इन फर्म, कि फर्म को अगर लगातार क्या हो रहा है कि लॉस जा रहा है, कि घाटे हो रहा है, ऐसे केस में भी पार्टनरशिप फर्म को गवर्नमेंट या कोर्ट के आदेश के अनुसार बंद कर दिया जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर जो पार्टनर्स फर्म चलाने के लिए कह सकते हैं कि एग्रीमेंट वगैरह किए थे, उस एग्रीमेंट में क्या किए कि उनको मतभेद हो जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म का समापन हो जाएगा। ये हमारा पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड टॉपिक खत्म होता है। अब हम चलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट फॉर्म पे, और जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है ये ध्यान दीजिएगा, आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल हम बोले कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आने के, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आइए हमारा अगला टॉपिक जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मीन्स कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। क्या होती है एक कंपनी? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सेल। अब देखिए ये 2 लाइन के डेफिनेशन में बहुत बड़ी बातें इसमें आ गई हैं। क्या बोला है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मीन्स कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। अगर आर्टिफिशियल पर्सन की जब हम बात करते हैं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट्स के हमारे टाइप्स जो होते थे, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि कभी भी आपको किसी कंपनी का नाम आ जाए और उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछे जाए कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल है, तो याद रखिएगा आप वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक। फिर बोल रहे क्रिएटेड बाय लॉ, ये इसका जो निर्माण होता है एक कानून के तहत होता है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, और इसका एक अपना पृथक अस्तित्व होता है कि कह सकते हैं कि एक पहचान होती है कंपनी का, इसके स्वामी से अलग होती है। और दूसरी चीज़ अगर हम बोलें कि सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताया है कि बिजनेस मैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक। तो अब आगे क्या बोला? विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है बेटा कि, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत डायरेक्टली आता है और हम कह सकते हैं रिपीटेड आता है कि मीन्स मेंबर में कम गो, कंपनी आपकी चलती रहेगी। कि कहने का मतलब है कि कंपनी में मेंबर्स आते रहें या जाते रहें, कंपनी बंद होने वाली नहीं है। ये होता है परपेचुअल सक्सेशन का मीन। एंड फिर बोला एंड अ कॉमन सील, जिसको बोलते हैं सार मुद्रा। कहने का मतलब कि इसका एक अपना वैधानिक पहचान होता है कि अगर हम बोलें कि इसका मतलब क्या हो कि जो आपका देखे होंगे स्टैम्प होता है, मीन्स कहने का मतलब जो मुहर होती है वो उस कंपनी की पहचान होती है, या उसका जो लोगो होता है। कोई भी आप अगर किसी कंपनी से परचेजिंग कर रहे हैं तो उसका जो बिल होता है, उस बिल पे अगर उसका लोगो या वो मुहर न लगा हो तो वो क्या कहा जाता है कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो लोगो या बोले हम कि वो जो मुहर लग रही है वो उस कंपनी की पहचान है और जो कि यूनिक है, उसी को बोलते हैं अ कॉमन सील, ठीक।
ये आपका कंपनी का देखिए कि 2 लाइन की डेफिनेशन है लगभग, लेकिन बहुत ही ब्रॉड चीज़ें हैं इसमें कि बहुत डीप चीज़ें हैं, ठीक। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कंपनी के, तो देखिए आर्टिफिशियल पर्सन हमने एक्सप्लेन किया, सेपरेट एंटिटी ये भी हमने एक्सप्लेन किया, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये ध्यान दीजिएगा कि कंपनी जो हमारा न्यू फॉर्म है कि मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस फॉर्म में जो ग्रोथ हुआ वन बाय वन, जैसे हमने बोला कि सोल ट्रेड आया, फिर क्या हुआ कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली, फिर हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर पार्टनरशिप, अब हमारा कंपनी। तो बाकी में जो हमारे डिमेरिट बन रहे थे कि मीन्स वहाँ पे लाइबिलिटीज अनलिमिटेड रहती थी, उसी चीज़ का यहाँ पे क्या किया गया है कि एक तरीके से हम कहते हैं सोल्यूशन निकाला गया। और कंपनी में क्या होता है कि लाइबिलिटीज जो होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। अब कैसे होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मीन्स कोई भी पर्सन अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, मीन्स अपने इंटरेस्ट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस शेयर को आप जब चाहें तब सेल कर सकते हैं। फिर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं जो शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं, ठीक। उन्हीं शेयर होल्डर्स के बीच से हम कहें कि वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई कैरेक्टरिस्टिक्स की। चलते हैं अगले टॉपिक पे कंपनी के। अब बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, मीन्स हमारे कंपनीज के प्रकार की बात करें तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ लॉ, कि यहाँ पे बात कर रहा है कि लॉ के अकॉर्डिंग। तो पहली जो हमारे है इसमें चार्टर्ड कंपनी। इन एंशियंट टाइम किंग बाय वर्चू ऑफ द पावर वेस्टेड इन देम यूज्ड टू क्रिएट कंपनी बाय ग्रांटिंग रॉयल चार्टर इज नोन एज चार्टर्ड कंपनी। कहने का मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि एक प्राचीन काल की बात कर रहा बेटा, जब राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था तो उस टाइम वही क्या होते थे, सर्वे सर्वा होते थे, और उन्हीं के पास सब कुछ पावर होता था। तो वो अपने क्या कर सकते हैं कि जो उनके पास ताकतें थी उस ताकत का या उस अधिकार का यूज करते हुए कंपनियों का निर्माण करते थे। तो ऐसी कंपनियों को क्या बोला जाता था, चार्टर्ड कंपनी, जो राजा महाराजाओं के या रानियों के द्वारा निर्माण किए जाते थे। अब अगर इसका एग्जाम्पल हम बोलें तो आप देख सकते हैं द बैंक ऑफ इंग्लैंड एक चार्टर्ड कंपनी के एग्जांपल में का। फिर द ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर इसी के बाद हमारा देश क्या हुआ था कि अंग्रेजों के अधीन हो गया था, ठीक। अगला है स्टैट्यूटरी कंपनी। दीज कंपनीज आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड कैरी ऑन फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए जिसके लिए हमारे संसद में अलग से एक कानून बनाया जाए। और जब एक कंपनियों का स्थापना की जाती है तो ये ध्यान दीजिए कि ये राष्ट्र हितों के लिए की जाती है। जैसे हम बात करें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है 1949। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, FIC फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब का अपना अपना अलग अलग एक्ट है। ये बैंकिंग में हम आपको बताएंगे सबके बारे में, ठीक। फिर बात करते हैं इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कंपनी। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई हो उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मीन्स दायित्व के आधार पर लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब लिमिटेड में भी देखिए हमारे दो हैं कि पहला है लिमिटेड बाय शेयर, और इस का जो डिफिनेशन बताया गया मीन्स इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 की बात करता है। यहाँ पे क्या बोलता है, लाइबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड यूज्ड वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है, जो अमाउंट वो अपने शेयर पे नहीं पे किए होते हैं बस उसी अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटीज सीमित रहती है। कि जैसे हम बोले कि अगर आप 100 रुपये का एक कंपनी का शेयर लेते हैं और 80 रुपये आप कंपनी को पे कर चुके हैं, तो जो 20 रुपीज़ आप नहीं पे किए हैं बस उसी 20 रुपीज़ तक आपका क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा उस कंपनी के प्रति, उससे अधिक नहीं हो सकता। फिर लिमिटेड बाय गारंटी, इसकी जो बात की गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में किया गया है। अंडर सच कंपनीज मेंबर गिव्स द गारंटी दैट ही विल डिपॉजिट अ फंड इन अकाउंट्स ऑफ कंपनी हैविंग हिज मेंबरशिप और विद इन 1 ईयर ऑफ लिविंग हिज मेंबरशिप हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू सच अमाउंट ओनली।
जैसे कि अब यहाँ पे हम बात करें कि इस पूरे का मतलब क्या है, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन जो निकलता है कि इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी को इस चीज़ को गारंटी देते हैं कि जो उनका अनपेड अमाउंट है उसके अलावा भी वो अदर अमाउंट देने के लिए तैयार हैं, और जो वो गारंटी देते हैं जिस अमाउंट तक के लिए, उसी अमाउंट तक का क्या होता है कि उनकी लायबिलिटी निर्धारित हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है अगली, अनलिमिटेड कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड लाइक सोल ट्रेड पार्टनरशिप। मीन्स यहाँ अनलिमिटेड कंपनी जो होती है, यहाँ पे जो इनके मेंबर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, जैसा कि हमारा सोल ट्रेड एकाकी व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय में होता है। ये बात है अनलिमिटेड कंपनी की। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। कि अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कंपनियों में मेंबर्स की होती है, कि मेंबर्स के आधार पे कंपनी कितने प्रकार के, और ये आप पढ़ भी चुके हैं अकाउंट्स में बेसिकली, कि जैसे हम बात करें पब्लिक कंपनी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कंपनी का जो टॉपिक है इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बहुत टॉपिक बड़ा होने की वजह से वेराइटीज़ जो होती हैं क्वेश्चन की वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक, तो अब देखते हैं पब्लिक कंपनी। इट मीन्स अ कंपनी विच हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। सबसे पहली चीज़ इसको इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है पब्लिक कंपनी की। इट्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसका शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। फिर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स की जो मैक्सिमम नंबर है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मिनिमम के बारे में हम आगे बात करते हैं। ओनरशिप एंड कंट्रोल आर इन हैंड ऑफ पब्लिक, दे कैन इशू द प्रोस्पेक्टस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी का मैनेजमेंट होता है इसके शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है, और पब्लिक कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। बेसिकली हम बोले प्रोस्पेक्टस जो होता है इनविटेशन होता है पब्लिक को शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। प्रोस्पेक्टस के बारे में भी हम अलग से एकदम पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इस चीज़ को एकदम डीपली आप एनालिसिस कीजिएगा। अब बात करें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की पब्लिक कंपनी में, तो मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, मैक्सिमम पे कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर्स की, तो एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड अनटिल एंड अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 90%। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है कि अपने शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती है जब तक कि उसको 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हो जाए। अब यहाँ पे 90% जो आता है, इसी के साथ एक और आता है, देखिए ब्रैकेट में हमने आपको समझाने की कोशिश की, 90% ऑफ टोटल शेयर इशूड। मीन्स अगर हम बात करें कि कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, तो उसमें से जब तक उसको 9,000 शेयर का अप्लीकेशन नहीं आता है तब तक वो अलॉटमेंट नहीं कर सकती। ये नंबर ऑफ शेयर की बात हुई। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा 5% ऑफ फेस वैल्यू, अगर जो 10,000 शेयर इशू किया गया है उसका एक शेयर का दाम 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से कम 5 रुपये पर शेयर रिसीव होना चाहिए। कहने का मतलब 9,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज़, अगर इतना कंपनी को रिसीव होगा तब जाके कंपनी शेयर का अलॉटमेंट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। ये पब्लिक कंपनी के बारे में बात है। ठीक, मैनेजरियल रेमुनरेशन कैन नॉट एक्सीड्स 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा पब्लिक कंपनी के बारे में, जो मैनेजर्स के रेमुनरेशन होते हैं वो 11% से अधिक नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 4 मैनेजर हैं, 5 मैनेजर जो भी हैं, तो उन सब का कंबाइंड रूप से यहाँ पे बात हो रही है। अब ऐसा क्यों बोला गया कि मैनेजरियल रेमुनरेशन 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता? आपको पता होगा बेटा कि जो कंपनी का प्रॉफिट्स होता है उस प्रॉफिट्स को क्या करते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए होते हैं, उनको डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। अगर प्रॉफिट का हम कहें मैक्सिमम पार्ट का रेमुनरेशन की तरह कहें कि सैलरी की तरह मैनेजर्स को दे दिया जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट जैसे ही कम होगा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से लोग जैसे जो मान लीजिए मैनेजरियल पोजीशन पे बैठ गए, जो टॉप पोजीशन पे बैठ गए, वो अपने तक ही उस प्रॉफिट को मीन्स अपना बेनिफिट न करने लगे, इसलिए ऐसा रिस्ट्रिक्शंस दिया गया कि नहीं तो करते क्या ना कि पूरा पता चला प्रॉफिट का मैक्सिमम पोर्शन सैलरी में दिखा देते, मैनेजर्स
रेमोनरेशन दिखा देते और बेचारे शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ का यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया कि जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 11% ही आप मैनेजरियल रेमोनरेशन की तरह दे सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। बाकी आप चाहे जो कीजिए कि रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैनेजर्स रेमोनरेशन जो है वो 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक। इट रिक्वायर्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ बच्चों का डाउट होता था कि एक चीज़ याद रखिए कि जो पब्लिक कंपनी होती है इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। कि पहला जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब पब्लिक कंपनी रिसीव कर लेती है तो उसको कुछ बेसिक कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है कि हम कहें कि बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होता है जिसको फुलफिल करना होता है। जैसे हमने बोला कि 90% ऑफ पेड अप यहाँ सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात हो रहा है जो इशूड किया जा रहा है। और फिर कह सकते हैं कि जो इसका कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल होते हैं उसके सिग्नेचर्स वगैरह की बात होता है कि मिनिमम मेंबर्स से कंप्लाई कर जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ये सारा रिक्वायरमेंट कंपनी फुलफिल कर लेती है तब इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर बात करें इट इशू प्रॉस्पेक्टस टू पब्लिक, क्योंकि जो पब्लिक कंपनी हमारी होती है इसको पैसे की नीड्स पड़ती है जनता से, जनता को शेयर बेचती है। तो जनता को शेयर बेचने के लिए क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू की जाती है और इसी प्रॉस्पेक्टस को हिंदी में प्रविवरण बोला जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का जो डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए प्राइवेट कंपनी क्या होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹1 लाख। ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख रुपए होगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, प्राइवेट कंपनी में आप शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिर बात है अगला मिनिमम मेंबर टू मैक्सिमम 200। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिटेशन दी हुई है बेटा 200। ध्यान दीजिएगा पार्टनरशिप में पार्टनर्स का 100 है, दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 100 जो है वो पार्टनरशिप के बारे में है और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो जो 200 की बात है वो प्राइवेट कंपनी के बारे में है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के ऊपर इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन होता है, वो पब्लिक को अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकती या ऑफर नहीं कर सकती है। ओनरशिप क्लोज टू रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, कहने का मतलब जो कि प्राइवेट कंपनी का स्वामित्व होता है ये जो इनकी बहुत खास रिलेटिव्स रहते हैं या फ्रेंड्स रहते हैं उन्हीं तक सीमित रहता है। आप कोई भी प्राइवेट कंपनी उठा कर देखिए बेटा कि जनरली जो रहेगा कि उनके फैमिली मेंबर्स उसके मालिक रहेंगे या उनके कह सकते हैं कि रिलेटिव्स रहेंगे। अब यहाँ पे जो मालिकाना हक की बात आती है, किसी भी कंपनी में मालिकाना हक जान लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर से डिसाइड होता है कि मीन्स आप उस कंपनी का कितना शेयर एडॉप्ट कर सकते हैं, होल्ड करते हैं, कि जितने % आप शेयर होल्ड किए रहेंगे जिसके पास अधिक रहेगा उसी के पास क्या होगा कि उसका ओनरशिप रहेगा। जैसे मोर देन 50% या जैसे कह सकते हैं कि अगर आप अधिक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होगा सब कुछ होगा वो आप ही के हाथ में होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उन्हीं तक ये चीज़ें सीमित रह जाती हैं। फिर यूज प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, प्राइवेट कंपनियों के लिए ये चीज़ जरूरी है कि वो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करें। फिर यहाँ पे बात आती है मिनिमम डायरेक्टर्स की, तो 2 डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर नॉट रिक्वायर मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि जैसा कि पब्लिक कंपनी में आपने देखा कि 90% की बात आई मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी बात नहीं है और इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की भी जरूरत नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजरियल रेमुनरेशन, प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनका मैनेजरियल रेमुनरेशन कितना % होना चाहिए। ये बात हुआ बेटा आपका प्राइवेट कंपनी के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी याद रखिएगा कि एकदम नया कॉन्सेप्ट है, अभी 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आया है। इसका बात जो किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में किया गया है। अगर हम बात करें 1 पर्सन कंपनी क्या है, 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड,
कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति हो और उसकी लायबिलिटी जो रहे लिमिटेड। याद रखिएगा, ये जो 1% का कॉन्सेप्ट आया है, बेसिकली क्या किया है कि जो सोल ट्रेड में हम कह सकते हैं डीमेरिट्स था, उसी डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए लाया गया है। बेसिकली क्या था कि सोल ट्रेड में अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पे जो सोल ट्रेडर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कि कहने का मतलब कि जब उनको अगर लॉस होने लगे तो उस लॉस की भरपाई उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से की जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि जो हम कहें सोल ट्रेड बिजनेस जो था वो थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगे। सोल ट्रेडर्स मीन वो बिजनेस में उतरने से बचने लगे, क्योंकि अगर कल को उनको लॉस हुआ तो उनके घर की प्रॉपर्टी तक बिक जाती थी। तो अब उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट ला दिया गया। मीन्स 1% कंपनी में एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी ओपन कर सकता है और उसकी लायबिलिटी जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है। फिर अगर इसकी बात करें, सजेस्टेड बाय जे ईरानी कमेटी इन 2005, इस 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट जो था ये जे ईरानी के कमेटी एक थी जो कि 2005 में सजेशन दी थी कि 1% कंपनी अगर आप लाते हैं तो जो सोल ट्रेडर्स हमारे हैं कि जो अपने व्यवसाय को बंद कर रहे हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर मार्केट में आएंगे बिजनेस करने के लिए। और उससे क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हर तरीके से आप कह सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा है 1% कंपनी का। फिर आगे चलते हैं। इट कम्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स 1% के बारे में हमने बताया कि 2013 जो कंपनीज एक्ट आया है उसमें इस चीज़ की बात की गई और उसके अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। मेंबर्स एंड नॉमिनीज हैव टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये बात कर रहा है कि जो 1% कंपनी ओपन कर रहा है या उसके द्वारा नॉमिनी कोई पर्सन है कि जो उसकी अनुपस्थिति में उस कंपनी को चलाएगा, तो इंडिया का मीन्स भारत का रहने वाला व्यक्ति हो। अब रेजिडेंशियल स्टेटस की जब बात करें तो थोड़ा सा हम आपको इंट्रो दे देते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर मीन्स जो साल बीत रहा है कि या किसी भी वर्ष वो मिनिमम 182 दिन भारत में अगर रहता है तो इंडियन रेजिडेंट माना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है कि जो इनकम टैक्स के बच्चे हैं कि जैसे हम बोले कि बीकॉम लेवल पे जो बच्चे पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स, वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना काफ़ी कठिन काम है, या हम कहें कि काफ़ी कर सकते हैं कि क्रूशियल काम है। तो इस चीज़ को वो लोग जान रहे हैं। बीकॉम लेवल के जो बच्चे हैं मीन्स हम कहें एंट्रेंस वाले, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस ना हो, अभी केवल इतना जानते रहे रेजिडेंशियल स्टेटस उनके पॉइंट ऑफ से जो है कि वो व्यक्ति कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। फिर बात करते हैं अगला कि एग्जेम्पशंस। अब 1% कंपनी को बहुत सारी छूटें मिली हुई हैं कि जो जैसे हम कंपेयर करें कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के तरीके से, तो 1% कंपनी को क्या छूटें मिली? जनरल मीटिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कोरम्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक कोरम क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग या जनरल मीटिंग, आपको आने वाले क्लासेस में पता चलेंगे। कहने का मतलब देखिए, मीटिंग करने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए कि एटलीस्ट 2% चाहिए, दो व्यक्तियों के बीच में ही मीटिंग होंगी। ये या हम कहें कि कोरम जो होता है कि एक तरीके से समझ लीजिए मिनिमम पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कि एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। जैसे हम बोले कि 20 लोग मिलकर कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, तो 20 लोगों में से कम कितने लोग उपस्थित रहें तब जाके वो मीटिंग को किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है कोरम। और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जब 1% कंपनी में सिर्फ अकेला व्यक्ति की बात आई है, तो अकेले व्यक्ति के लिए ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगे? क्योंकि कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ रहेगा, कौन सी कोरम की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो 1% कंपनी को एग्जम्पशन दिया गया, मीन्स उनको छूट दी गई है, ताकि क्या हो कि जो हमारे सोल ट्रेडर बिजनेस हैं वो डायरेक्टली मोटिवेट होकर आए मार्केट में, अपने बिजनेस को करें और हमारे कंट्री का ग्रोथ हो। तो ये रहा है बेटा कि आज का टॉपिक हमारा कंपनी से रिलेटेड। अभी कंपनी का टॉपिक वाइंड अप नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे कंपनी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब उन क्वेश्चन को सुन लीजिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि क्या कोई माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बन सकता है? अगर बन सकता है तो कब बन सकता है, ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं? एटलीस्ट आपको 5 इंफॉर्मेशन बताना है कि जो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता हो। ये 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और साथ ही साथ हमें कहें कि जो न्यू स्टूडेंट ऐड्स हुए हैं कि बेटा आप लोग पुरानी क्लासेस को प्लेलिस्ट से देखिए, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, आप फ्री हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जैसे भी आपको समझ में आए आप पूछिए, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स अभी तक नहीं ऐड हुए हैं तो मैंने लास्ट डेट एक्सटेंड किया है 3 जुलाई तक, क्योंकि बहुत से बच्चे बोले कि सर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। और हमारा आपको पता होगा कि BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट भी एक्सटेंड हो चुका है, कि अब वो अगस्त में जा चुका है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए इतना कर देता हूँ कि 3 जुलाई तक आप लोग ऐड हो जाइए। उसके बाद मैं बेटा किसी को चांस नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्लासेस पे इफेक्ट आने लगता है, कि क्लासेस प्रॉपरली नहीं रन हो पाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बातों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।